टेटनस एक जानलेवा बीमारी है। हमारे पास महीने में कम से कम 5 या 10 बच्चे हमारे पास टेटनस के आते थे और हम उनमें से कुछ ही बच्चे बचा पाते थे। वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? क्या इसका कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? नॉर्मली बर्थ से लेके 10 साल तक वैक्सीन लगती हैं। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फीवर क्यों होता है? वैक्सीनेशन से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। माँ के दूध में इतनी सारी चीज़ें हैं जी, जो आपकी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत दूर रखती है। तो क्या वाकई में ही फॉर्मूला मिल्क से ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है, रिस्क होता है? गाय के दूध के अंदर प्रोटीन का लोड बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चों की आंतों और किडनी के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। अगर आपका बच्चा 17 महीने तक चलना शुरू नहीं करता है जी, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं क्या रीज़न। विटामिन D3 की कमी से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? बहुत अच्छी चीज़ होती है जो माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकती है। थोड़ा थोड़ा बीमार होगा बच्चा, तभी उसका अपनी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तभी आगे जाके बच्चा वो ठीक रहेगा। स्मार्टफोन, टीवी बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे कितना असर डाल सकता है और कब तक? कि बच्चा स्क्रीन देखता है, वो वॉशरूम जाना है अवॉइड करना शुरू कर देता है। क्या बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाना उनकी ईटिंग हैबिट को खराब कर सकता है? आज का ये पॉडकास्ट हमारा बेबी केयर पे होने वाला है। यानी अक्सर जब कुछ माँ बाप अपने न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है और उसके जब तक वो 1-2 साल का नहीं हो जाता तब तक बहुत सारी ऐसी समस्याएं या ऐसी चिंताएं लगी रहती है कि कहीं बेबी को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वैक्सीनेशन, फॉर्मूला मिल्क, क्या खिलाए क्या ना खिलाए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और खास करके वैक्सीनेशन को लेकर के आज हम, और स्पेशली वैक्सीनेशन को लेकर के जितने भी आपके अंदर जो भी डाउट्स है आज सब क्लियर होने वाले हैं। फॉर्मूला मिल्क को लेकर जो भी आपके डाउट्स है वो भी आज क्लियर होने वाले हैं। और इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अंकुर सेठी जी, जो कि मैक्स नोएडा से है और डायरेक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स वहाँ पर एज ए काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। तो सर, जो बेबी हेल्थ होती है, अक्सर हम जो माता पिता होते हैं एक जो चिंताएं लगी रहती है कि हाय, मतलब हम सभी चाहते हैं कि हमारा बेबी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसी कोई चिंता ना हो। बेबी है, बता नहीं पाता है। बट मैं थोड़ा सा जो शुरुआत करना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम या अधिकतर लोगों के जो डाउट्स होते हैं या जो उनकी जो चिंताएं होती है वैक्सीनेशन को लेके होती है, क्योंकि पैदा होने से लेके जब तक वो आई थिंक 5-6 साल तक नहीं होता, हर साल हर महीने लगभग उनको वैक्सीनेशन लगती है। तो सर, मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ शुरुआत में कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? क्या इसका कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, मुझे इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हैं जी। तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 2 लॉबीज़ मिलेंगे, एक प्रो वैक्सीनेशन और एक एंटी वैक्सीन लॉबी होती है। दोनों लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। ठीक है, तो वैक्सीन्स को लेके मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन मैं जो आपसे चीज़ें बता रहा हूँ ये एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं। यानी कि इनके ऊपर बहुत लंबे रिसर्चेस, बहुत लंबे ट्रायल्स हुए हैं जी। बाकायदा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुए हैं, उसके बाद ये वैक्सीनेशंस का प्रमोशन शुरू होता है या ये वैक्सीन्स मार्केट में लॉन्च होती हैं। तो पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस, मल्टीपल ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमने ख़त्म होते हुए देखा है। ओके। आज की डेट में जो पेशेंट्स मैं 20 साल पहले देखता था, पिछले काफ़ी सालों से मैंने वो पेशेंट्स देखने ही बंद कर दिए हैं या मुझे दिखते ही नहीं हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे कि कौन कौन से पेशेंट? जैसे कि मैं आपको एक बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ। टेटनस देखे हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं। अच्छा। आमतौर पे आपने देखा होगा कोई चोट लगती है, कुछ होता है, आप फट से टेटनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं। वो अवेयरनेस अगर, और वो जो वैक्सीनेशन शुरू से इन बच्चों का हुआ था, मैं जब अपनी ट्रेनिंग पीरियड में था अर्ली 2000 के अंदर जी, तो हमारे पास महीने में कम से कम 5 या 10 बच्चे हमारे पास टेटनस के आते थे और हम उनमें से कुछ ही बच्चे बचा पाते थे। अच्छा। टेटनस एक जानलेवा बीमारी है। तो टेटनस को मैंने ख़त्म होते हुए देखा है। थोड़ा सा मैं और टेटनस के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ अगर कुछ लग जाए तो हम भी टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। सो नॉर्मली जो गाइडलाइन होती है कि टेटनस के बूस्टर डोजेस लगते हैं। तो पहले 10 साल अगर जो हम हमारे स्केड्यूल, वैक्सीनेशन स्केड्यूल पूरा फॉलो करते हैं तो हमारे टेटनस के करीबन हमें 6 इंजेक्शन्स लगते हैं।
ओके। उसके बाद जब फीमेल्स में स्पेशली जब प्रेग्नेंट होती हैं तभी टेटनस लगता है। अच्छा। हर 10 साल बाद हम कहते हैं आप एक रेगुलर बूस्टर लेते रहिए। ओके। कभी भी कोई आपको बहुत ख़राब चोट, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ है, गंदा वूंड है, मिट्टी कीचड़ या बहुत ज़्यादा लोहे का एक्सपोजर हुआ है, तो हम टेटनस वैक्सीन एडवाइस करते हैं। हल्की फुल्की चोट होती है, एक वैक्सीनेटेड बच्चा है, सिंपल सा कट लगा, छोटा मोटा कट लगा, तो हम कहते हैं भाई अगर बच्चे ने बाकी सारी वैक्सीन्स ले रखी हैं टेटनस का शेड्यूल पे, तो अननेसेसरी टेटनस का वैक्सीन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो टेटनस के बारे में थोड़ा सा और भी मैं जानना चाहता हूँ कि टेटनस में होता क्या है, कैसे, जैसे कि क्या हुआ कि हमें चोट लग गया, ठीक है, और हमें वही कि चलो हमने लगाया नहीं टेटनस का इंजेक्शन, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो क्या उस घाव में, उस जगह पे क्या रिएक्शंस, क्या बदलाव शुरू होंगे जिससे कि हमको लगे कि टेटनस हो रहा है? टेटनस का कीटाणु उस घाव के थ्रू आपकी नसों में जाके बैठ जाता है, आराम से सोता रहता है, अगर मैं बिल्कुल लेमन भाषा में समझाऊं तो। और एक कोई इवेंट होता है और वो आपका टेटनस का बैक्टीरिया जाग जाता है और फिर वो डिजीज़ करता है, और वो डिजीज़ हमारे नर्वस सिस्टम का डिजीज़ होता है, यानी कि मेरी मांसपेशियाँ और हमारी नसों को इफेक्ट करता है जी। और उसके अंदर बिल्कुल जैसे आपने धनुष बाण देखा है ना, हाँ हाँ जी जी, तो धनुर्रोग कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, टेटनस को धनुर्रोग। धनुर्रोग। अच्छा। धनुर्रोग इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो स्पैज़म होता है, जी, यानी कि पेशेंट बिल्कुल ऐसे अकड़ जाएगा और उसी बैक बिल्कुल आर्च हो जाएगी, बिल्कुल धनुष की तरह, इसीलिए। और ये नॉन स्टॉप स्पैज़म चलते रहते हैं, तो धीरे 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 ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि बच्चे या अडल्ट किसी को भी इसको होता है, उसकी पूरी जान जा सकती है। काफ़ी पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं, बट उनकी जर्नी बड़ी ख़राब होती है। अच्छा। तो हमने इतने टेटनस के पेशेंट अपने अर्ली ट्रेनिंग डेज़ में ठीक किए हैं। जी जी, वही मैं आपको जो शुरू में समझा रहा था, कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, कि भी वैक्सीन से हमने उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया, जिसको हम कंठ रोग कहते थे, कि इतना ख़राब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती थी कि उनका सांस घुट के मर जाता था बच्चा। हाँ, ओके। लेकिन डिप्थीरिया वैक्सीन से हम उसको बचा पा रहे हैं। पोलियो का आपने देखा ही है, इंडिया इस टाइम ऑलमोस्ट पोलियो फ्री हो गया है, बिल्कुल, कि अब आज हम ओरल पोलियो ड्रॉप से इंजेक्टेबल पोलियो पे स्विच कर गए। हार्डली हमें को इक्का दुक्का, मेरे ख्याल से वैक्सीन इंड्यूस पोलियो होता था, इसीलिए हमने ओरल पोलियो बंद करके अब इंजेक्टेबल पोलियो स्टार्ट कर रखी है जी। तो ये तो हमारे कॉमन डिजीज़ हैं। इसके अलावा और मीजल्स है, जैसे आज टाइम मीजल्स क्या होता है? खसरा रोग जो उसको हम कहते हैं। ओके। अगर आपने लास्ट कुछ न्यूज़पेपर देखे होंगे तो अमेरिका में इस टाइम मीजल्स का आउटब्रेक हुआ था, खसरे का, क्योंकि उन्होंने मीजल्स वैक्सीनेशन बंद कर दिया था अपने स्केड्यूल से। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मीजल्स आया था। हम यहाँ पे भी देखते हैं मीजल्स, बट इंसिडेंस बहुत कम हो गया है जी, क्योंकि वैक्सीन बहुत अच्छी है। लाइव वैक्सीन होती है, अगर आपने 1 या 2 डोज भी लगा लिया, आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन रहती है। हाँ। स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हुए थे जिसमें MMR बूस्टर डोजेस दिए गए थे सब बच्चों को, और बहुत अच्छा काम किया इस वैक्सीन ने। अच्छा, एक बच्चा जब पैदा होता है कब तक उसको वैक्सीनेशन लगता है, किस उम्र तक लगता है? नॉर्मली बर्थ से लेके 10 साल तक वैक्सीन्स लगती हैं। मेजर चंक ऑफ वैक्सीन जो होती हैं पहले 2 साल में पूरी हो जाती हैं। ओके। उसके बाद एक 4 से 6 साल के बीच में बूस्टर्स आते हैं, और फिर सीधा 10 साल पे बूस्टर्स आते हैं। ओके। उसके बाद हमारा मेजर चंक ऑफ वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाता है। कुछ लेट अडल्ट एज में भी हम लोग वैक्सीन बता रहे हैं, जैसे आजकल एक शिंगल्स वैक्सीन आई है जी। शिंगल्स आपने बहुत देखा होगा ना, कि आपके एक नसों में एक वायरस आ जाता है, उसके अंदर आपको बहुत फिंसियाँ हो जाती हैं और उस एरिया में बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा। तो ये वैक्सीन उस रोग से बड़ा अच्छा बचाती है। तो 50 इयर्स के ऊपर लोगों के अंदर हम ये वैक्सीन प्रमोट करते हैं। 50 ईयर के बाद। क्या बीमारी का नाम क्या बोला सर आपने? शिंगल्स कहते हैं हम लोग। शिंगल्स। ओके। तो ये चिकन पॉक्स का भाई बहन वायरस है, आप ये मान सकते हैं। अच्छा, ओके। जो हमारा चिकन पॉक्स होता है जी, 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 उसी का मिलता जुलता है वायरस है। तो किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होता है, वही इसका कीटाणु आपके नसों में छुप के बैठा रहता है। जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है एक एज के बाद, ये एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और ये आपके उस नर्व्स के अराउंड या उस एरिया के अराउंड बहुत सीवियर पेन करता है। तो ये ट्रीटेबल है पूरा? ट्रीटेबल तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, अपने आप ठीक होने वाली चीज़ है, लेकिन आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। ओके। तो महीनों तक पेशेंट्स को पेन रहता है, 2-3 महीने पेशेंट बहुत सीवियर पेन में रहता है। तो ये जो एक नया वैक्सीन आया है, आपने पूछा तो टिल 50 इयर्स वी कैन गो अप टू 50 इयर्स। शिंगल्स। हाँ जी।
ओके सर, जब वैक्सीनेशन की बात होती है तो कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उसमें आसानी से मिल जाती है, जाके लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट में नहीं होती, वे खुद उस पे जो है कार्ड पे लिख देते हैं कि ये आपको प्राइवेट में लगवानी पड़ेगी। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर बड़ा सिंपल है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है कि इन्होंने काफ़ी सारी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर करके जी बच्चों में लगा रही है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स में अभी तक नहीं आई हैं, ठीक है। तो जो मिथ होता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उनको लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट वैक्सीन है ये तो मैंडेटरी हैं, ये तो लगी जाएंगी, इसके अलावा जो है ये कुछ खास वैक्सीन नहीं। हाँ, प्राइवेट वाली। यस, प्राइवेट वाली। तो मैं यही मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि प्राइवेट वैक्सीन्स भी जो होती हैं वो बहुत अच्छी वैक्सीन्स होती हैं, बहुत ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, और गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्राई कर रही है कि उन वैक्सीन्स को भी धीरे धीरे गवर्नमेंट शेड्यूल में डाल लें। हमने बहुत सारी वैक्सीन्स को ट्रांजिशन होते हुए देखा है कि जो पहले जिन वैक्सीन्स के लिए पेशेंट्स को पैसा खर्च करना पड़ता था, आज की डेट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक कॉमन एग्जांपल जो बड़ा इस टाइम हॉट टॉपिक है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है। यस, जो गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स चला रही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, जबकि मार्केट में इस वैक्सीन की वैल्यू 10,000 रुपये से 11,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये तक की वैक्सीन आती है, जिसको अब फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। जी। तो ऐसे पहले बहुत सारी वैक्सीन थी जो पे करके लगाना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको इंक्लूड कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ वैक्सीन होती है जिसको हम ऑप्शनल वैक्सीन कहते हैं। जी। ऑप्शनल वैक्सीन का मतलब है कि कुछ बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी लो होती है, जो नॉर्मल बच्चे में बीमारी होने के चांस कम होते हैं, लेकिन इन बच्चों में उन बीमारियां होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उन स्पेशल बच्चों में हम वो वैक्सीन और प्रमोट करते हैं। स्पेशल बच्चों की क्या खासियत या क्या स्पेशल बच्चे, जैसे किसी को HIV है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थैलेसीमिया है, किसी को अस्थमा है, जिनका इम्यूनिटी बड़ी लो हो जाती है, तो उनके अंदर बच्चे पैदा ही नहीं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं बीमारियों के साथ, कुछ बच्चों में ये डिजीज़ बाद में मैनिफेस्ट होता है। ओके। तो उनके अंदर हम ये वैक्सीन अलग से कुछ और ऑप्शनल वैक्सीन होते हैं जो हम इनको देते हैं कि भाई आपकी इम्यूनिटी लो है, इन वैक्सीन से आप और एक्स्ट्रा बीमारियों से भी बचे रहोगे, जो बाकी बच्चों में होने की संभावना कम है, लेकिन आप में होने की संभावना ज़्यादा है। ओके। तो मान लीजिए सर, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीनेशन उनकी हम बातें कर रहे थे, और लेकिन कुछ क्या होता है कि फ्री तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन जब वैक्सीनेशन प्राइवेट की बात आती है तो बहुत हाई अमाउंट होता है। तो लेकिन एक ऐसा इंसान जो हमारे देश का जो एक तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, उनके लिए कोई नया ऑप्शन है इसके अलावा? मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट जो वैक्सीन हमको प्रोवाइड करती है जी, अगर हम सिर्फ वो शेड्यूल भी फॉलो करें जी, तो हमको काफ़ी मेजर चंक ऑफ वैक्सीनेशन कवर हो जाता है। यस। ओके। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ वो सोच के बनाई है। गवर्नमेंट हर डिजीज़ का बर्डन स्टडी करती रहती है। अच्छा। कि भाई इस डिजीज़ का बर्डन अब बढ़ रहा है, अब हमको ये डिजीज़ गवर्नमेंट स्कीम में इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, राइट। क्योंकि डिजीज़ भी इवॉल्व होते रहते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी जो पहले थी और अब उतनी है। ठीक है, राइट। नए नए डिजीज़ आ रहे हैं, नए नए बैक्टीरियाज आ रहे हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही है, नई नई वैक्सीन्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे डेटा जितना स्ट्रांग होता रहता है, गवर्नमेंट आई थिंक अपनी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंगली चेंज करती है। जैसे कि आपने कहा कि धीरे धीरे प्राइवेट को भी लेके आ रही है। जैसे आपको सर्वाइकल कैंसर का बताया। जी। ऐसे बहुत सारी और ऐसी वैक्सीन हैं जो धीरे धीरे गवर्नमेंट शेड्यूल में आ गई हैं। एक निमोनिया का वैक्सीन थी जिसको हम निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं जी, जो पहले पेशेंट को पे करके लगाना पड़ता था। लेकिन पहले काफ़ी कुछ सालों से, लाइक आई थिंक 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, वो वैक्सीन गवर्नमेंट शेड्यूल में इंक्लूड कर दी गई है। सेम गोज विद रोटा वायरस ऑल्सो। रोटा वायरस एक वायरस होता है जी, ये भी एक वैक्सीन होती है। ये भी पहले गवर्नमेंट वैक्सीन में नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। रोटा वायरस बच्चों में क्या इफेक्ट करता है? रोटा वायरस बच्चों में काफ़ी ख़राब डायरिया करता है, दस्त करता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं तो बच्चे डिहाइड्रेशन शॉक में भी चले जाते हैं। कई बच्चों की जान भी चली जाती है इसकी वजह से। ओके। तो इसीलिए इस वैक्सीन को भी गवर्नमेंट ने अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व किया। सर, जब क्या होता है, जब हम वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो हमको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें कि मंथली वाइज वैक्सीनेशन के नाम लिखे होते हैं कि आपको इस मंथ में ये वैक्सीन आपको लगवानी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि कभी कभी गलती से कोई हमसे मिस हो गया स्लॉट। ठीक है, कोई वैक्सीन मिस हो गई। अगर वैक्सीनेशन बच्चों में कोई मिस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम उसको कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं। कैचअप वैक्सीनेशन। चलो ठीक है, जैसे मैंने
आपका न्यूज़ नहीं देखी, मैं 2 दिन बाद गया न्यूज़ देखने, तो मैं कैचअप करता हूँ, मैं पुराने सारे न्यूज़ देखता हूँ और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो देख लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगते मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ना हर एज ग्रुप के हिसाब से कैचअप शेड्यूल बना हुआ है। ओके। सपोज एक बच्चा मेरे पास आया 1 साल पे, उसने कोई वैक्सीन नहीं लिया, तो उसका मेरा एक अलग शेड्यूल होगा। अच्छा। एक बच्चा है मेरे पास 2 साल पे, जिसने 2 इंजेक्शन लगाए हैं, बाकी सब छोड़ दिए हैं, उनका शेड्यूल होता है। अच्छा। तो वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो वैक्सीन कार्ड के हिसाब से लगना चाहिए था डेट पर नहीं लगा, आप लेट आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है वैक्सीन नहीं लग सकती है। उसका शेड्यूल थोड़ा मॉडिफाई करके हमें लगवाना है और ज़रूर लगवाना है। ओके। वैक्सीनेशन के बाद सर एक समस्या और बच्चों में आती है अक्सर, और उससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो है फीवर की। जैसे ही इंजेक्शन लगा बच्चे को फीवर आ गया और बच्चा स्थूल होकर पड़ा रहा है, हाय क्या हो गया, बहुत फीवर है, कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फीवर क्यों होता है। वैक्सीनेशन के बाद फीवर होना एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ होती है और वो फीवर मुश्किल से 1 या 2 दिन रहता है। अच्छा। तो वैक्सीन का फीवर शुरू के अंदर, जैसे प्राइमरी वैक्सीनेशन कहते हैं जिसमें DPT लगता है, ओके। तो उसके अंदर कभी कभी फीवर और पेन 2 दिन तक रहता है और थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा ज़्यादातर वैक्सीन्स में बहुत ज़्यादा फीवर या पेन नहीं होता है। इसके लिए हम पैरास्टामोल का यूज़ करते हैं। हम पेरेंट्स से कहते हैं भी अगर फीवर हो या पेन हो आप पैरास्टामोल दे दीजिए, 1 या 2 दिन के बाद है ठीक हो जाएगा। बट बहुत बार क्या होता है, जो आपका सवाल है कि एक एसोसिएशन शुरू हो जाता है, कभी टीका लगाया उसके बाद बुखार हमारा ठीक ही नहीं हुआ है, तो एक ब्लेम टीके को चला जाता है। जी जी जी। जबकि हो सकता है बच्चे ने एक नया वायरल या कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ साथ चल रहा हो और उसी टाइम वैक्सीन लगा हो और ब्लेम पूरा वैक्सीन पे आ गया। राइट। सो ये मैं कहता हूँ एक सिंपल एक मिथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगाने में। फीवर रहेगा 1 या 2 दिन तक और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर इसके बियॉन्ड आपका फीवर चल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम पड़ी है बच्चे को, जिसके लिए उसका इवैल्यूएशन पूरा होना चाहिए। ओके। एक चीज़ सर मुझे अभी जस्ट याद आई, मैं जब अपने बच्चे का भी वैक्सीनेशन कराने के लिए गया था, तो मैं प्राइवेट में भी गया हूँ, तो वो बोलते हैं कि जो प्राइवेट वाली जो वैक्सीन होती है जो सरकार में मिलती है, दोनों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि ये वाली पेनलेस है, ये वाली पेनफुल है। इसको लगाएंगे अगर आप प्राइवेट वाली को तो आपके बच्चे को फीवर नहीं होगा, पेन नहीं होगा। उनको लगाएंगे गवर्नमेंट वाली को तो आपके बच्चे को पेन होगा और उसको फीवर भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है उन दोनों में? वैक्सीनेशन एक ही है तो क्या पेनलेस पेनफुल वाली वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जी, जिसको आपने बीमारी का नाम सुना होगा, काली खांसी। हाँ जी, हाँ सुना है सर। जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पर्ट्यूसिस। ओके। तो DPT जो होता है उसमें P स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस, काली खांसी। ओके। तो P वाला जो कंपोनेंट होता है वैक्सीन का वो 2 तरह का होता है, एक W यानी कि होल सेल और एक A यानी कि ए सेलुलर। ओके। तो ए सेलुलर कंपोनेंट की जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें चांसेस ऑफ पेन और फीवर बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द होल सेल वाला। ओके। सो गवर्नमेंट के अंदर होल सेल वाला वैक्सीन लगता है, प्राइवेट के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस होती हैं। जी जी जी। तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को अगर इंजेक्शन लगे तो चांसेस ऑफ पेन और फीवर मिनिमम रहे। सही बात तो है। हम उनको ही ऑफ़र कर देते हैं। ओके। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर पेन और फीवर कम है तो उसकी एफिकेसी कम है। दोनों वैक्सीन्स उतनी ही इफेक्टिव हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि जो होलसेल वैक्सीन है जिससे फीवर आता है वो थोड़ी सी एफिकेसी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ए सेलुलर वैक्सीन। बट पूरे यूरोप और US के अंदर ये लोग ए सेलुलर वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं। तो जितनी स्टडीज़ आई हैं, जो रिसर्च हुआ है, वो ये कहते हैं भी दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दैम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अक्सर क्या होता है वैक्सीनेशन के बाद में जब बच्चे की थोड़ी सी स्थिति वीक हो जाती है तो कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या वैक्सीनेशन से बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या स्ट्रॉन्ग होती है? वैक्सीनेशन से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं रिवर्स बात कह रहा हूँ आपसे। एक बच्चा कोई वैक्सीन लगा के किसी बीमारी से बचा रहे जी जी, वर्सेस एक दूसरा बच्चा जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है और वो बीमारी पकड़ ले और वो बीमार पड़ा रहे, तो उसकी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली कम होगी। वो बीमारी उसकी इम्यूनिटी को और इफेक्ट करके जाएगी। इनफैक्ट अगर वो बच्चा बीमार हो जाएगा बीमारी के अंदर, तो आपको पता है बीमारी से रिकवरी के अंदर हमारी इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सही बात है सर।
तो वैक्सीनेशन, मैं तो बहुत प्रो वैक्सीनेशन आदमी हूँ। तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली वैक्सीनेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ अपने आंखों के सामने देखी है इवॉल्व होते हुए, कि जो बीमारियां इतनी खतरनाक जानलेवा बीमारियां थी, आज हम वो बीमारियां देखते भी नहीं। बिल्कुल। वैक्सीन का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। राइट। तो ऐसे पेरेंट्स, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीनेशन के नाम पे जो डर जाते हैं ना कि ये थोड़ा सा मतलब ये सेफ़ नहीं है, इससे कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को। कभी कभी बच्चों क्या होता है, यहाँ लगाते हैं तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है। हाँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरना है जी। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके वैक्सीन के अराउंड जो मिथ कहते हैं हम लोग, हाँ, कि हाँ, भाई बिल्कुल, जो भी गलत चीज़ें फैली हुई हैं, जी, उनके बारे में ना सुने जी, और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ओके। सर, एक नई चीज़ है फॉर्मूला मिल्क। यस। आजकल बहुत, पहले तो आई थिंक ये नहीं था, बट अब जो फॉर्मूला मिल्क आ रहे हैं और ब्रेस्ट मिल्क जो है, अक्सर जो महिलाएं हैं, जो मॉडर्न ज़माने की महिलाएं हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है। वो फॉर्मूला मिल्क को जो है लाती है, वही है, घोलो काटो मिलाओ पिला दो। ठीक है, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे इस बात से। तो लास्ट 22 साल के अंदर जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है, जो अब की जो मैं मदर्स देख रहा हूँ, करंट जो मॉडर्न मदर्स आप कह रहे हो, वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। उनका हमसे सवाल ये होता है कि सर, मैं अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हूँ, आप मुझे इसके लिए अच्छे से गाइड करो। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मूला की, मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रखूँ। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर का दूध होता है, माँ का दूध जिसको हम कहते हैं, पुरानी फिल्मों के आपने डायलॉग सुने होंगे कि माँ का दूध पिया तो सामने है। वो डायलॉग बिल्कुल सही है। हाँ। माँ के दूध में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत दूर रखती हैं जी, इतनी बीमारियों से बचा के रखती हैं इस बच्चे को जी। इन बच्चों की बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी होती है। आगे जाके लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो बड़ा कॉमन है आजकल, इनसे भी इनको बचा के रखती है। ये हो गया पार्ट 1 जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है तो फार्मूला भी एक सेफ ऑप्शन है। ओके। फार्मूला मिल्क के भी अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो फार्मूला मिल्क जो बनाया गया है वो बिल्कुल ब्रेस्ट मिल्क के सिमिलर फार्मूला के ऊपर बनाया गया है कि भी एज क्लोज टू ब्रेस्ट मिल्क एज पॉसिबल। ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, जी, लेकिन उसका एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर आ सकता है। बिल्कुल। तो कई कारणों की वजह से जो मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत बार मदर को दूध पिलाना बड़ा टफ हो जाता है। तो फार्मूला मिल्क इज़ अ सेफ ऑप्शन अगर आप उसको एक प्रॉपर हाइजीनिकली तरीके से बना के बच्चे को पिलाते हो तो। डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क मच सुपीरियर है टू फार्मूला मिल्क, बट जहाँ हमको प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पे फार्मूला मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। सर, जब फार्मूला मिल्क जब हम यूज़ करते हैं, जब मार्केट की तरफ अपनी हम नज़रें घुमा के देखते हो तो कितने टाइप के फार्मूला मिल्क जो है हमारी मार्केट में अलग अलग कंपनीज़ के, और उनके प्राइस अगर आप देखोगे तो इतने हाई है कि आप सोच नहीं सकते। तो पहली बात तो ये कि किस तरह के फार्मूला मिल्क पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है सर। और अभी क्या हुआ था कि आप पीछे बहुत सारी न्यूज़ ऐसी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी है उसने अपनी जितने भी फार्मूला मिल्क थे मार्केट से सारे स्वैप कर लिए थे कि उनको यूज नहीं करना है। तो ऐसे तो फिर माँ के दूध में तो ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है कि वो स्वैप कर ले, लेकिन जब फार्मूला मिल्क मार्केट से कंपनी हटा रही है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे किस तरह के फार्मूला मिल्क जो आपने जो चीज़ कही थी वो उन कंपनीज में बहुत बार एक बैच में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती है। ओके। आई थिंक वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉब्लम हुई थी जहाँ से उस पूरे बैच को विड्रॉ किया गया था जी। बट सिंस ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए, तो बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। अदरवाइज़ फार्मूलाज आपने जो पूछा था कि अलग अलग कंपनीज़ के फार्मूला हैं, कौन सा अच्छा है, अच्छी कंपनी वाले फार्मूला विड्रॉ हो रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं 4-5 कंपनीज़ हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं, यहाँ की भी बाहर की भी मल्टीनेशनल कंपनीज़, सबके फार्मूला सेफ़ हैं। कोई भी कंपनी अपना फार्मूला मार्केट में
बिना स्टडी के या बिना रिसर्च के या बिना क्लियरेंसेस के लॉन्च नहीं कर सकती है। ये बेबी फूड्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे कोई दवाइयाँ आप अगर मार्केट में लाते हैं तो उसके ऊपर आपके जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर रिसर्च नहीं होती है आप मार्केट में नहीं ला सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर फार्मूला ऑल्सो। जी। तो किसी भी अच्छी कंपनी का अगर आप फार्मूला लेके अपने बेबी को पिलाते हैं तो ऐसा कोई अनसेफ वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। ओके। मैं अभी भी फिर से अपनी स्टेटमेंट पे रहूँगा कि सबसे अच्छा माँ का दूध है जी। माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं है जी। लेकिन बहुत बार कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है मदर की या हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो फीड नहीं करा पाती। मदर की खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, मदर बीमार है या मदर को ऐसी जॉब है कि जहाँ उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं आ पाती है, छुट्टी नहीं मिल पाती है, घर से सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ ये ऑप्शन ठीक रहता है। ओके। एक चीज़ सर मैंने और देखी है कि जब कोई बच्चा गोलू मोलू सा होता है ना तो लोग देखते ही बोलते हैं इसको ऊपर का दूध पिलाते हो क्या? ऊपर का मतलब फॉर्मूला मिल्क, ठीक है। तो क्या वाकई में ही फॉर्मूला मिल्क से ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है, रिस्क होता है? यस, फार्मूला मिल्क अगर मैं कंपेयर करूं, एक बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क पे रहा है, एक बच्चा जो फार्मूला मिल्क पे रहा है, ओबेसिटी का इंसिडेंस ब्रेस्ट फेड बच्चों में कम होता है एज कम्पेयर टू फार्मूला फेड। ओके, तो ये ज़्यादा रिस्की होता है कि नहीं? मैं देखो वही बात है कि थर्ड ऑप्शन हम डालना नहीं चाहते हैं, तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज फार्मूला अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। ओके। जो कंपैरेटिव स्टडीज़ भी हुई हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में हुई। अब दो लोग दौड़ रहे हैं रेस के अंदर तो एक तो जीतेगा ही, और यहाँ ब्रेस्ट मिल्क की सुपीरियरिटी को कोई मैच ही नहीं कर सकता है। और अक्सर जो खास करके हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है हमारे इंडिया के, उसमें जो गाय के मिल्क को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इन कंपैरिजन टू फार्मूला मिल्क। तो गाय के दूध में जो प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्यों मना करते हैं गाय का दूध वर्सेस फार्मूला, गाय के दूध के अंदर प्रोटीन का लोड बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन ज़्यादा होता है? यस, वो बच्चों की आंतों और किडनी के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। अच्छा। वहाँ पे इनकी किडनी और इनकी आंतों को डैमेज होने का चांस रहता है, इनको हज़म करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग इनको फर्स्ट ईयर में मना करते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर तक बच्चे को गाय भैंस बकरी पैकेट का दूध मत पिलाओ, इसको फार्मूला मिल्क पिला दो अगर ऊपर का दूध पिलाना है तो। 1 साल का आपका बच्चा हो जाएगा, आप गाय भैंस का जो भी दूध या पैकेट का मिल्क जो भी आप यूज़ कर, एक सेफ मिल्क आप उनको दे सकते हो। 1 साल से ऊपर का बच्चा? 1 साल से ऊपर का बच्चा। 1 साल तक हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ बच्चे की फिजिकल और मेंटल फर्स्ट ईयर में होती है। उस टाइम हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा बीमार पड़े या बच्चा अननेसेसरी ख़राब चीज़ों को एक्सपोज हो। अच्छा सर, जैसे कि थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे बच्चा कितने महीनों तक सिर्फ मिल्क पे रहता है या उसको रखना चाहिए? सो बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ्स जी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना होता है। ये फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क, अच्छा, जो हम गाइडलाइन है हमारा। अब अगर हमसे आपने सवाल पूछा तो हमने कहा भी आपका बच्चा पैदा हुआ है, पहले 6 महीने आपने इसको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, माँ के दूध के अलावा आपने इसको कुछ नहीं पिलाना है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद हम माँ के दूध के अलावा थोड़ा थोड़ा खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है हमारे वो सारे दूध के और इधर उधर के रिस्ट्रिक्शन सब बंद हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अपना थोड़ा खाना, तो यही मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या क्या खिला सकते हैं, क्या शुरुआत, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर हमारे पास कोई 6 महीने का बच्चा आता है और उनके पेरेंट्स का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को क्या खिलाएं, तो हम उनको लिक्विड डाइट से स्टार्ट करवाते हैं। जैसे बिल्कुल क्लियर सूप्स, वेजिटेबल प्यूरीज, फ्रूट प्यूरीज। आपके घर में अगर दाल बनती है, दाल को आप 2 सीटी एक्स्ट्रा लगा लो, उसके अंदर थोड़ा सा आप घी ऑयल हल्का सा डाल के बिल्कुल पतला करके सूप की तरह उनको पिला सकते हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है आप उसकी खाने की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करते रहते हैं, थिक करते रहते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है भाई अब आप दाल चावल मिक्स कर लो, उसको थोड़ा मैश कर लो। बच्चा 9 महीने का हो जाता है, हम कहते हैं थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड्स दे दो, जैसे पिसा हुआ आलू हो गया, ठीक है, बिल्कुल नरम सा पराठा हो गया, ठीक है। जब बच्चा 1-1.25 साल तक पूरा ट्रेन हो जाता है चबाने के लिए, तो हम उसको और सॉलिड देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से हम इवॉल्व कराते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चा जब तक 1 साल 15 महीने के आसपास हो, उसका खाना अपने बाकी परिवार वालों के खाने की तरह सिमिलर हो जाना चाहिए।
जैसे हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये खाते हैं, जी। तो 1 साल सवा साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिमिलर खाना खाना शुरू कर दें। ओके। ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। कई बच्चे इसको थोड़ा सा लेट सीखते हैं, कई बच्चे बिल्कुल टाइम पे सीख जाते हैं। वो हर बच्चा एक बड़ा कस्टमाइज बच्चा होता है, वो अपने तरीके से ग्रो करता है, अपने तरीके से सब सीखता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसी क्या चीज़ें होती है जो इस दौरान हमें बच्चों को खाने में नहीं देनी चाहिए, जो कि हम लोग आम लोग फैमिली में खाते हैं? यस, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग शुगर चीनी ये अवॉइड करते हैं। हम लोग हनी अवॉइड करते हैं, शहद नहीं देना होता है, ठीक है। मिल्क का मैंने आपको बता ही दिया कि हम गाय भैंस बकरी पैकेट का दूध अवॉइड करते हैं। सॉलिड्स जैसे मूंगफली या बहुत हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसको सांस के रास्ते में अटकने का चांस रहता है, हम वो भी अवॉइड करते हैं। इसके अलावा सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन हम मिनिमल रखते हैं। आप थोड़ा बहुत सॉल्ट दे सकते हो, जो पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी, आजकल हम उस पे लिए थोड़े से लिबरल हो गए हैं कि आप सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो 6 महीने के बाद, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये मेन चीज़ें फर्स्ट ईयर में रिस्ट्रिक्शन होती है। शुगर तो हम कहते हैं भी आप आगे भी जाके जितना हो सके शुगर अवॉइड करो। बच्चों में क्या, एडल्ट्स में भी हम लोग मना करते हैं भी चीनी नहीं खानी चाहिए। नेचुरल शुगर जैसे फ्रूट्स होते हैं वो आप खा सकते हो, खजूर होता है, गुड़ होता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। तो हमारा एक जो मैसेज होता है पेरेंट्स को, ये कहते हैं भाई आपको होममेड फूड जो होता है कि हर घर का एक अलग ट्रेडिशनल होममेड फूड होता है, उसी को मॉडिफाई करके बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। 6 मंथ से लेके 1 साल के बीच में बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं। 1 साल से लेके 6 महीने से 1 साल के बीच में। अच्छा। कि आपको जो स्वाद आता है खाने का, आपका तो मुझे ये चीज़ बहुत स्वाद लगती है, वो चीज़ स्वाद नहीं लगती है, वो टेस्ट बड से होती है कि आपके उस रिसेप्टर्स होते हैं जीभ के ऊपर जो बताते हैं कि हाँ यार बढ़िया टेस्टी खाना है जी। इस स्टेज पे ये डेवलप होते हैं। ओके। इस टाइम आप बच्चे को जिस खाने को एक्सपोज करोगे, चांसेस यही रहते हैं कि आगे जाके बच्चा उसी तरह का खाना खाए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भी होम में ट्रेडिशनल फूड जो आप लोग खा रहे हो, आप चाहते हो आपका बच्चा भी सेम खाना खाए, आप उसके टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करवाते हैं। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ जो अभी हम लोग बातें कर रहे थे इसके येलो फीवर के बारे में, हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि जो आपने बताया मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है वो। सो येलो फीवर एक बड़ा ख़राब बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर या मच्छर से एक सिमिलर चीज़ होती है जिससे काटने से फैलती है, एक टाइप ऑफ मॉस्किटो होता है। और ये यूजुअली हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखते हैं, हमारे इस एरिया में नहीं है। तो इसलिए इस वैक्सीन को हम कहते हैं ट्रैवलर्स वैक्सीन। ट्रैवलर्स, यस। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये वैक्सीन लेके जाना चाहिए, आपको वहाँ बचे रहने के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इसके लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी किया हुआ है कि एक वीज़ा अगर आपको उन अफ्रीकन कंट्रीज़ का लेना है तो ये वैक्सीन लगाना आपके लिए मैंडेटरी है। और ये वैक्सीन भी आपको कुछ गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर से ही लगानी होती है, वहीं से आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है और उसी के बेसिस पे आपका आगे वीज़ा क्लियर होता है। ओके। तो ये बच्चे बड़े सब में लगती है? बच्चे बड़े सब में लगती है। अच्छा, तो एक प्रकार का फीवर होता है ये भी? एक तरह का फीवर होता है, येलो फीवर होता है, जैसे हमारे मलेरिया होता है। जी जी जी। मलेरिया का एक भाई बहन मान लो, लेकिन थोड़ा ये और गंभीर बीमारी होती है। सर, जब हम बेबी प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं और हम कहते हैं कि ये कुछ जो खास करके आयुर्वेद में बहुत लोग बोलते हैं कि साबुन, आपके शैम्पूज़ होते हैं, आपके टूथ, ये सब में केमिकल्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब बेबी प्रोडक्ट्स की बातें आती है तो भर भर के प्रोडक्ट्स है, हर कंपनी के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है। इसका मतलब ये है कि उसमें भी कुछ ना कुछ है। तो बेबी प्रोडक्ट्स में शैम्पू, साबुन, इस तरह की जो चीज़ें होती है, ये बेबीज़ के लिए कितना सेफ़ है? ऐसा क्या सच में यूज़ करना चाहिए इनको? शैम्पू, लोशन, जी, क्रीम, जी, ऑयल, जी, इनसे हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इनके लिए हम ठीक हैं। जिन बेबी कंपनीज़ के प्रोडक्ट आते हैं ज़्यादातर बड़े सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं। हमको डर लगता है पाउडर से। अच्छा। तो पाउडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई पाउडर के यूज़ से जो धूल उड़ती है पाउडर की, वो बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए भी बड़ा अनसेफ माना जाता है। तो पाउडर का यूज़ बच्चों में तो क्या, बड़ों में भी बड़ा कम एडवाइस करते हैं। बच्चों में तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं भी आपने पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बेबी पाउडर इस्तेमाल ना हो, बेबी नहीं करना है। ओके। अडल्ट में भी हम लोग कहते हैं कि भाई आप पाउडर जितना अवॉइड कर सको अवॉइड करो, इसका इनहेलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं?
आपको पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको पाउडर, आप अगर शैम्पू कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सोप लगा रहे हो या बॉडी वॉश लगा रहे हो, जी जी। तो आई थिंक आपकी सारी क्लीनिंग हो जाती है। आप अगर उसको ठीक ठाक ड्राई कर रहे हो बच्चे को, आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि बेबी पाउडर की बात हो रही, तो बेबी प्रोडक्ट जितने भी हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट्स खरीदे तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छा और ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है खरीद सके? देखो, बहुत डिटेल इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जी। ना ही पेरेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतने बारीकी से लिखा होता है। बिल्कुल। बट ज़्यादातर कंपनीज़ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली बेबी प्रोडक्ट्स के, वो बेबी सेफ्टी को लेके ही बनाए जाते हैं। ओके। अगर हम बात करते हैं सिंपल सोप या बॉडी वॉश की, तो हम कहते हैं कि भाई आप बहुत हार्श सोप्स यूज़ मत करो जो एडल्ट में यूज़ करते हैं। हमारी सोप्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाँ। अगर वो सेम सोप अगर हम बेबी को लगाएं तो बेबी को स्किन के अंदर डैमेजेस, एलर्जी, ड्राइनेस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बेबी की स्किन हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चराइज़र हमसे बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए स्पेशल लोशन और क्रीम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है स्किन की, वो मेंटेन की जा सके। ओके। सो यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस आते हैं काफ़ी। और इसके अलावा मार्केट में जो अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन है, जिन ब्रांड्स इतने पॉपुलर नहीं हैं या जिनकी सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं है, ऐसे ब्रांड से हम लोग दूर रहें तो अच्छा है। जो टाइम टेस्टेड ब्रांड्स हैं या जिनके ऑथेंटिसिटी पे हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम वही ब्रांड यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। सर, जब बच्चों के दांत आने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप को, क्या साइन होते हैं या क्या क्या परेशानी बच्चों को उस दौरान हो सकती है? सो दांत आना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है जी। प्रॉब्लम ये होती है कि जो 6 महीने के आसपास जब दांत आने शुरू होते हैं, इसको हम टीथिंग फेज कहते हैं, तो बच्चे के और भी जगह डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे के इमोशंस भी डेवलप हो रहे होते हैं जी। तो बहुत बार ब्लेम सारा टीथिंग पे चला जाता है कि दांत की वजह से बच्चा बीमार पड़ रहा है। जी जी। दांत की वजह से बच्चे को दस्त हो गए हैं, दांत की वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, दांत की वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कमज़ोर भी बहुत बच्चे हो जाते हैं जी। तो मेरे ख्याल से इन सब का दांत निकलने से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अच्छा। दांत निकलना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है और हल्का फुल्का कभी थोड़ा बहुत पेन होता है टीथिंग के अंदर, वो जो बड़ा मैनेजेबल होता है इसी। जी जी जी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दांत आते हैं तो बच्चे को दांतों की वजह से इचिंग बहुत होती है गम्स के अंदर। अच्छा। प्लस उस टाइम एक बच्चे का फेस डेवलप हो जाता है जिसको हम ओरल फेस कहते हैं जी। कि बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में डालता है। हाँ। जहाँ हाथ लगा उसके बाद वो चीज़ उठा के मुंह में डाल ली, किसी भी गंदे सरफेस पे हाथ लगा फिर हाथ मुंह में डाल लिया, तो बच्चे के बीमार पड़ने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा होते हैं। ओके। तो प्राइमरी जो मैं ब्लेम करूँगा बच्चे को बीमार होने उसके लिए, वो हैंड हाइजीन होती है। अच्छा। हाँ, कि बच्चे की हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये क्लिक नहीं करता कि अगर हम बच्चे के 6 या 7 बार साबुन से अच्छे से हाथ धुलवाएं तो इन प्रॉब्लम से बच्चे के बीमार पड़ने के चांसेस कम हो सकते हैं। बच्चे के इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये खाना टेस्टी है, ये खाना टेस्टी नहीं है, वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है। बच्चे को स्वाद समझ आ जाता है कि अच्छा है, मुझे ये अच्छी चीज़ लगती है, मैं यही खाऊँगा और ये नहीं खाऊँगा, और ब्लेम पूरा चला जाता है दांतों के ऊपर। उस वजह से बहुत सारी दवाइयाँ भी ऐसी मार्केट में हैं जो पेरेंट्स खरीद के शुरू कर देते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। अच्छा। सो दांत निकलना या टीथिंग एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इसके ऊपर या इसको ब्लेम करके हम बच्चे की कमज़ोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ये टोटली गलत है। तो टीथिंग मिथ कहते हैं हम लोग इसको, टीथिंग मिथ्स। टीथिंग से रिलेटेड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कमज़ोरियां उसके ऊपर ब्लेम कर दी जाती। ओके। तो जो अभी ये फॉस्फोरिक कलकेरिया फॉस्फोर के जो लोग देते हैं अक्सर इसमें, हम लोग उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। ओके। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को जितना नेचुरल वे में हो सके कम से कम मेडिकेशन पे उनको रखें। ओके। अच्छा, इस वक्त पे अगर हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि बच्चा परेशान होता है, इरिटेशन होते है, माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को उसका रीज़न ढूंढना चाहिए क्यों परेशान हो रहा है। माँ बाप
कि एक साइकोलॉजी होती है कि वो इतना इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने बच्चे के साथ कि अगर बच्चा 2 बार ज़ोर से रो दे तो माँ बाप एक पैनिक मोड में आ जाते हैं, वो खुद रोने लगते हैं। वो पैनिक मोड में आ जाते हैं, खुद ज़्यादा इमोशनल होता है। जी जी जी। तो अगर मुझसे पूछो एज अ पीडियाट्रिशियन या एज ए डॉक्टर, तो बच्चे को तो हम चुप करा देते हैं कारण ढूंढ के। माँ बाप को कंसोल करना कभी कभी हमारे लिए टफ चीज़ होती है, क्योंकि उनके इमोशंस इतने हाई होते हैं कि हम अगर कोई चीज़ उनको समझाना भी चाहते हैं तो वो परसीव नहीं कर पाते हैं। हमें पहले माँ बाप को शांत करना होता है, उनको चीज़ समझानी होती है। एक बार वो चीज़ समझ जाते हैं तो उनका पैनिक मोड थोड़ा कम हो जाता है। देखो आज के जैसे टाइम जोन है, बच्चे सबके बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लेट एज में होते हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, राइट, सपोर्ट नहीं होते हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इतने मिथ्स और इतने चैलेंजेस सोशल मीडिया की तरफ से आ जाते हैं, इतने मिथ्स इतने चैलेंजेस आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की वजह से आ जाते हैं कि माँ बाप बहुत प्रेशर में रहते हैं। चाहे वो सही बच्चे की केयर कर रहे हो, लेकिन वो अपनी केयर पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। तो हम ज़्यादातर पेरेंट्स को एक उनको कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि आप ठीक ट्रैक पे हो, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है जी। इसका मतलब आप बच्चे की केयर अच्छी कर रहे हो, अपनी केयर पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, राइट। आपको हम गाइड करते हैं, इस तरह से करना है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, आप फॉलो करो एक गाइडलाइन। और हर बच्चा बड़ा डिफरेंट होता है, जो मैंने कहा एक बड़ा कस्टमाइज्ड तरीके से बच्चा होता है। बहुत बार क्या है कि हम हर चीज़ें जनरल गाइडलाइंस हर बच्चे पर अप्लाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल एक बच्चा 9 महीने पे भी चलता है और एक बच्चा 16 महीने पे चलना शुरू करता है, तो ये दोनों बच्चे मेरे लिए नॉर्मल हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हर माइलस्टोन की एक रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि 16 महीने पे चला है तो वो इन्फीरियर है और 9 महीने पे चला है तो सुपीरियर है। वैसे कितने महीने पे चलना चाहिए? सो नॉर्मली हमारे लिए जो रेड फ्लैग साइन होता है वो है 17 महीने। अगर आपका बच्चा 17 महीने तक चलना शुरू नहीं करता है जी, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं भाई क्या रीज़न है। ठीक है, अगर बच्चा 17 महीने से पहले पहले चल जाता है तो इट्स ओके, लेकिन कंपैरिजन बहुत होता है। आपने देखा भी आपके साथ वाले किसी का बच्चा तो 10 महीने पे चल लिया, आपका बच्चा 15 महीने का हो गया, अभी तक उसने चलना भी शुरू नहीं किया, तो आपको एक कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं कि भाई कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। या घर में आपका बड़ा बच्चा था, अभी छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे ने ये माइलस्टोन जल्दी अचीव कर लिया, छोटे वाले ने अचीव नहीं किया है, तो आप कंपेयर करते हो। तो आपके कंपैरिजन का जो डेटा होता है बड़ा लिमिटेड होता है जी। या तो अपने घर के बच्चे होते हैं, आसपास के बच्चे होते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाई है, ये बहुत सारे बच्चों को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर कंट्री लेके एक गाइडलाइन बनाई जाती है कि इस माइलस्टोन का ये रेंज होता है। अगर आपका बच्चे का माइलस्टोन इस रेंज में अचीव हो गया है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ओके। अक्सर क्या होता है ना कि हम बच्चों की हड्डी मजबूत करने के लिए मसाज पे मसाज करते हैं कि इससे बच्चे की हड्डी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, जल्दी चलना शुरू हो जाएगा। ये मिथ है कि ये फैक्ट है? सो मसाज से थोड़ा बहुत मसल्स आपकी स्ट्रांग होती हैं। मसाज से आपका जो स्किन की नमी होती है वो बड़ी अच्छी मेंटेन रहती है जी। हड्डी मजबूत होने के लिए हम लोग जो एक दवाई देते हैं सब बच्चों को, वो है विटामिन डी। अच्छा। क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा वो होता है विटामिन जो हम खाने से नहीं ले सकते हैं, ये खाली सनलाइट से आता है जी। और सनलाइट की मात्रा, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का रहन सहन है, स्पेशली हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इनफ नहीं है कि हम विटामिन डी एडिक्वेटली ले पाए वहाँ। राइट। तो बर्थ से लेके ही हम बच्चे को विटामिन डी का सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं कि इनकी हड्डियाँ मजबूत रहें। कब तक वो चलता है विटामिन डी? विटामिन डी आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। अच्छा। सो इवन बच्चे हों, एडल्ट्स हों, हम सबको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर हम टेस्ट अपना कराएंगे तो ज़्यादातर लोगों के विटामिन डी लेवल्स बड़े लो होते हैं, तो एडल्ट में, बच्चों में, सब में भी, बच्चों में भी। तो इसलिए हमें विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना बंद नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने विटामिन डी की डोसेजेस लेनी चाहिए। हम जब खरीदते हैं ना विटामिन की सप्लीमेंट्स, हम खरीदते हैं तो उसमें विटामिन D3 आता है, लिखा हुआ D3। जब ऐसा आता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो विटामिन डी मांगा था, ये D3 क्या है? तो D3 एक एक्टिव फॉर्म है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा विटामिन डी का। डी के D1, D2, D3 बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, ओके। D3 एक ऐसा फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी को जब हम लेंगे सप्लीमेंट तो बिल्कुल सही तरह से एब्जॉर्ब होकर सही जगह चला जाएगा।
ओके, और अगर विटामिन D3 की कमी से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स है, अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं। हमारी इम्यूनिटी लो से लेके हमारी हाथ पैर दर्द होने से, हमारे फ्रैक्चर्स होने से, हमारे को बहुत सारी बीमारियां, इनन्यूमरेबल बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। विटामिन डी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके बाकी सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल हो गया, मैं बता रहा हूँ क्यों हो गया है। क्योंकि मैं भी विटामिन D के सप्लीमेंट जो होते हैं ना, शॉर्ट्स होते हैं उसमें डाल के लेते हैं पाउडर टाइप में, और कुछ कहते हैं कि 3 महीने तक आपको उसको लेना चाहिए। मैंने कहा ओके, हर हफ्ते आपको लेना चाहिए, ठीक है। मुझसे मिस हो गया इस हफ्ते, इस वीक मेरे से मिस हो गया, तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर कभी भी कुछ भी ले सकते हैं? एक या 2 डोज मिस होना इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो रेगुलर, अगर आपको मैं डोसेजेस के साथ चल जाऊँ तो अराउंड 1000 से 2000 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं महीने या 2 महीने में आप 60,000 का एक शॉट ले लिया करो मेंटेनेंस डोज के लिए, मेंटेन करने के लिए। ओके। लेकिन अगर आपके लेवल्स लो हैं तो आपको उसे ट्रीट करना पड़ेगा। पहले ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपको अपने लेवल्स ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल लाने पड़ेंगे, फिर उनको नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए ये डोसेजेस में आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। तो दो चीज़ें। ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? विटामिन डी जो आपको आपने बताया, सैशे होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, शॉट्स होते हैं, तो मार्केट में अलग अलग तरह के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों को सैशे या कैप्सूल देना मुश्किल होता है तो उनके लिए सिरप्स होती हैं। तो शुरू में ड्रॉप्स होती हैं, बाद में सिरप्स आ जाते हैं, बड़े होते हैं तो कैप्सूल आ जाते हैं, सैशे आ जाते हैं। तो विटामिन डी तो हमको देना ही देना है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है विटामिन? इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। बेटर होता है? थोड़ा बेटर होता है, बट मुझे लगता है कि हम उन केसेस में यूज़ करेंगे जहां हमको लगता है एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है या उनके सिम्टम्स बहुत ख़राब हैं, तब लेना चाहिए। तब लेना चाहिए। ज़्यादातर के अंदर हम तो विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी होती थी जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। हड्डियों की बीमारी होती है? यस, हड्डियों की बीमारी, जिसमें हड्डियाँ वो टूट जाती है, थोड़ा सा टूट जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। जी। स्पेशली आपकी जो ग्रोथ प्लेट होती है, जहाँ से आपकी बोन की ग्रोथ होनी होती है, जी। वो डिफॉर्म हो जाती है। अगर ग्रोथ प्लेट डिफॉर्म हो जाएगी तो आपके आगे ग्रोथ के चांसेस बड़े, मतलब आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है बच्चों की। सो इसलिए विटामिन डी की जो नई गाइडलाइन है कि बर्थ से ही हम लोग विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, थोड़ा इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चों की खास करके। और एक मैंने सुना है, कुछ लोग वैसा बोलते हैं कि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है बच्चे की और नॉर्मल डिलीवरी होती है, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि जो सिजेरियन के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। आप इस पे एग्री करते हैं? पार्शली एग्री करूँगा मैं आपसे। कैसे पार्शली मतलब? देखो, हर चीज़ का जितना नेचुरल वे में हो जाए वो उतना अच्छा होता है। राइट, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस बनाया गया था कि बच्चा एक ट्रैक से बाहर आता है, एक बड़ा छोटा ट्रैक होता है, बच्चा स्क्वीज इन करके उस ट्रैक से बाहर आता है। इसके लिए मदर भी प्रिपेयर होती है, बच्चा भी प्रिपेयर होता है। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन बहुत बार बच्चा कहीं पे जाके अटक जाता है। बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है, ये माँ की कंडीशन ऐसी होती है, बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है कि हमें बच्चे की डिलीवरी जल्दी करवानी पड़ती है उसको बचाने के लिए। तो वहाँ पे सिजेरियन बहुत अच्छी चीज़ होती है जो माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकती है। एक रिस्क बेनिफिट रेशो होता है। तो अगर आप कहो कि भाई बच्चे का तो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है लेकिन मैं सिजेरियन करवाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि नहीं, बच्चे और माँ की जान को खतरा है और सिजेरियन उस चीज़ को बचा सकता है, तो वहाँ सिजेरियन इज़ मच बेटर। एज़ फार एज जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन रहा कि भाई इम्यूनिटी की बात है जी, तो बहुत बार हमने देखा कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं वो उन हार्मोन्स को एक्सपोज होते हैं जो नेचुरली स्टिमुलेट होते हैं, वर्सेस जो बच्चे सिजेरियन से होता है वो उन हार्मोन्स को एक्सपोज नहीं हो पाते क्योंकि आपने वो चीज़ फास्ट ट्रैक कर दी है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो बर्थ पे हम लोग फेस करते हैं कि जो बच्चे सिजेरियन से होते हैं उनमें कभी कभी थोड़ा सा सांस की दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा, पर ट्रांजिएंट होता है, जो 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें कभी कभी बच्चे को ऑब्जर्वेशन के लिए अपने हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखना पड़ता है। एक कॉमन फाइंडिंग है। राइट। बट एज़ फार एज सिजेरियन है अभी और डिलीवरी है जी, इन दोनों के अपनी इंडिकेशन है,
अपनी ज़रूरत है। अगर एक बच्चा फंसा हुआ है और माँ और बच्चे की जान को खतरा है और मैं कहूँ नहीं, हम तो इसको नॉर्मल डिलीवरी ही कराएंगे चाहे जो हो जाए, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी के लिए हम जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। राइट, ठीक है। ओके। तो हर चीज़ की एक प्रायोरिटी और एक इंडिकेशन होती है। हमारी फील्ड एक ऐसी है जिसमें 1+1 2 नहीं होता है, 2+2 4 नहीं होता है। इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कि 2+2 6 हो जाता है, 2+2 1 भी हो जाता है। राइट राइट। सिचुएशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है कि आपको डिसीजंस बड़े प्रोएक्टिवली लेने पड़ते हैं। ऐसे बच्चे जो सिजेरियन से पैदा हुए हैं, उनके लिए आप तो एक्सपर्ट है उस चीज़ की, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कैसे एक नॉर्मल की तरह अच्छे से हो जाए? क्या खान पान में किस तरीके से ख्याल रखा जाए? तो 2 चीज़ें जी सबसे इम्पोर्टेंट जी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने तक, 6 महीने के बाद खाना खिलाना शुरू करना है। जी। जो आपको बताया था, होममेड ट्रेडिशनल फूड को मॉडिफाई करके आपने बच्चे को खाना खिलाना है। जी। ये 2 चीज़ें अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट कभी कभी जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए होते हैं, फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं या ख़राब खाना खा रहे होते हैं, ये बच्चे उनसे भी बेटर हो जाते हैं। अच्छा। तो ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध आपको हर तरह से बचा के रखेगा। आपके घर का खाना जो ट्रेडिशनल फूड है, घर पे अच्छे से बना है, प्यार से बना है, सही तरीके से बना है, जी जी, ठीक है, वो आपको हर बीमारी से बचा के रखेगा। राइट राइट। तो सर, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं इन फ्यूचर, मतलब सोच 6 महीने बाद या फिर 6 महीने तक, ये होता है कि हर 10 दिन बाद, हफ्ते में बीमार, कभी खांसी हो गया, कभी कुछ हो गया, क्या सच में ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है? साइन है ये? सो देखो, इम्यूनिटी जो होता है ना, एक बड़ा टेक्निकल टर्म है ये, लेकिन उसको इतना पॉपुलर कर दिया गया है कि उसको बड़ा आम भाषा में उसको बड़ा कॉमनली यूज़ किया जा रहा है। खासकर हमारी ट्रेनिंग के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो समझने की होती थी वो इम्यूनिटी वाला चैप्टर होता था। अच्छा। इम्यूनोलॉजी कहते थे हम लोग। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि हमें बड़ा समझाना टफ हो जाता है। लेकिन पहले 5 साल तक बच्चों की इन जनरल इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, बच्चों की इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाता है और वो बीमार पड़ना कम शुरू होते हैं। ओके। तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं, सर बच्चा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, पहला साल 2 साल तो बढ़िया निकले, लेकिन जब से स्कूल गया है ना, हर 15 दिन बाद बीमार हो जाता है। जी। तो हम उन पेरेंट्स को यही कहते हैं कि भी इनिशियली आपके बच्चे का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था, आप घर में ही रहता था, घर वालों को एक्सपोज होता था, 5-10 घर वाले हैं। स्कूल के अंदर जैसे ही जाना शुरू करते हैं, 30-40 बच्चे हैं, एक क्लोज रूम है, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा बीमार है तो बाकी बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और मैं उन पेरेंट्स को ये समझाता हूँ कि ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं। थोड़ा थोड़ा बीमार होगा बच्चा, तभी उसका अपनी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तभी आगे जाके बच्चा वो ठीक रहेगा। लेकिन अगेन हम हर चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते हर बच्चे पे। कुछ बच्चों की इम्यूनिटी सही में वीक होती है, जिनको उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीट करना पड़ता है। कुछ बच्चों की इम्यूनिटी मॉडरेट होती है, अकॉर्डिंगली हमको वैसे ट्रीट करना पड़ता है। कुछ बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, आप 2 दिन बाद रुको, हम कोई दवाई नहीं देंगे इसको। ओके, ठीक है। सो आपको हर बच्चे को देख के एक बड़ा कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ता है। राइट। पर जनरली जो आपके क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि फर्स्ट 5 ईयर्स थोड़ी इम्यूनिटी लो होती है। जैसे ही बच्चे 5 साल क्रॉस करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। जो पेरेंट्स हमारे पास रेगुलर विजिटर्स होते हैं, सडनली आना बंद हो जाते हैं, कहते हैं अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ओके। सो ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोग्रेशन है आपकी इम्यूनिटी का, जो बढ़ता रहता है आपका। जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, आपका दोबारा से ग्राफ डाउन जाना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी फिर से वीक होनी शुरू हो जाती है, आपकी हर चीज़ स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है, आपको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अक्सर क्या होता है ना सर कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का ब्रेन बहुत तेज़ हो, हाइट अच्छी खासी हो, एकदम कदकाठी होते ना, बढ़िया हो, सब चाहते हैं। तो ऐसे खान पान में क्या हमें लेना चाहिए कि बच्चे की हाइट अच्छी रह सके, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो सके? देखो, मैं फिर से वही चीज़ अपनी रिपीट करूँगा कि जो होममेड फूड है, ट्रेडिशनल होममेड फूड, जी, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके जंक फूड को अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके बाहर के खाने को, जो ख़राब ऑयल्स में पके हुए हैं, जी, ख़राब मसालों में पके हुए हैं, उनको अवॉइड कीजिए। शुगर अवॉइड कीजिए,
ओके। एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिए। अपने बच्चे को एक हेल्दी मतलब नॉट फिजिकल बट मेंटल ऑल्सो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए जी। इन बच्चों की जो ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं, जो हाइट और वेट, ये हाइट और वेट हमारा जेनेटिकली डिसाइडेड होता है कि आप लेके पैदा हुए कि हाँ भाई आपकी हाइट इतनी होगी, ये आपके जीन्स में है, कोड लेके आए हो आप, एनकोडेड है आपके जीन्स के अंदर। लेकिन अगर आप इनको एक अच्छा माहौल दोगे, ये उस पैरामीटर से और बेटर ग्रो कर सकते हैं। ओके, राइट। ओके सर, तो एक सेक्शन है हमारे, हम इंस्टाग्राम सेक्शन बोलते हैं। Yes. तो उसमें हम सवाल भी उसी हिसाब से होते हैं ताकि छोटे छोटे जवाब हो बढ़िया, ताकि लोगों तक पूरा जवाब कम समय में पहुंच जाए। Okay. तो कुछ मैंने सवाल लिखे हैं सर। वो सवाल ये है कि क्या पैकेज फूड जो होता है बच्चों के लिए कब तक सेफ है, या किस उम्र के बाद देना चाहिए और कब तक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए? सो पैकेज फूड इन जनरली हमको अवॉइड करना चाहिए जी। नेचुरल होममेड फूड मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। पैकेज्ड फूड नॉर्मली 6 महीने के बाद मार्केट में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, लेकिन जहाँ बहुत मजबूरी है वहाँ देना पड़ जाए, चूज़ अ गुड ब्रांड, राइट, चूज़ गुड इंग्रेडिएंट्स जिसमें जितने ज़्यादा हो सके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो और मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स हो। ओके। क्या स्मार्टफोन और टीवी, अक्सर हर घर में अब कहीं कहीं फ़ोन, लैपटॉप्स, स्क्रीन चारों तरफ होती है घर में, स्मार्टफोन, टीवी बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे कितना असर डाल सकता है और कब तक? बहुत ख़राब असर डाल सकता है, लॉन्ग टर्म तक असर डाल सकता है। इनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जिसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं जी। तो पहले 5 साल तक हम कहते हैं नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 5 साल के बाद नॉट मोर देन 1 आवर, 60 मिनट। ओके। ये स्क्रीन टाइम है आपका, अलाउड स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, टीवी सब मिला के। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली मेंटल, ये आपका स्क्रीन आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स ही बहुत क्रिएट करता है। अच्छा। मैं 2 प्रॉब्लम बताऊंगा जी। कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। यस। अच्छा, और कब्ज ये दोनों बच्चों को होती है इसकी वजह से? कब्ज़ का और यूटीआई का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है आपका हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, कि बच्चा स्क्रीन देखता है, वो वॉशरूम जाना है अवॉइड करना शुरू कर देता है। राइट राइट राइट। उसको लगता है मेरा रील या मेरा वीडियो या मेरा गेम ख़त्म करूँगा फिर जाऊँगा मैं उसको ये हैबिट पड़ जाती है। ओके। और ये हमारे लिए मोस्ट कॉमन रीज़न होता है इन बीमारियों का। ओके। क्या बार बार एंटीबायोटिक देना बच्चों की इम्यूनिटी को ख़राब कर सकता है? बिल्कुल सही कहा, बार बार एंटीबायोटिक देने से आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। सब पेरेंट्स को कहता हूँ कि बिना अपने डॉक्टर की गाइडेंस के बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देना है। ओवर द काउंटर जाके अपने आप एंटीबायोटिक लेके अपने हिसाब से डोसेजेस डिसाइड नहीं करनी है। पुराने प्रिस्क्रिप्शन को देख के आपको लगता है लास्ट टाइम ये एंटीबायोटिक दिया था, इस बार भी मैं दोबारा दे देता हूँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं करना है। भारतीय घरों में 90% में ये होता है। मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बताई कि ये एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। ओके। आजकल बच्चों को जो एलर्जीज हो रही है, अधिकतर हो जाती है अक्सर, कुछ भी कैसी भी, क्या कारण है, क्या रीज़न हो सकता है कि बच्चों को एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है? एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, एक्सपोजर टू लॉट ऑफ केमिकल्स, एक्सपोजर टू जंक फूड, एक्सपोजर टू प्रिजर्वेटिव्स, इन्यूमरेबल रीजंस हैं। पेरेंट्स की ऐसी कॉमन 5 हैबिट्स जो बच्चों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के आइडल होते हैं, जो पेरेंट्स करेंगे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। राइट। कम स्क्रीन टाइम, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपका हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, एक गुड एनवायरनमेंट। राइट। आप अपने बच्चे को सही चीज़ें सिखाएं, जी, गलत चीज़ें ना सिखाएं। राइट। आई थिंक ये 5-6 चीज़ें अगर कोई पेरेंट्स फॉलो कर लेता है, उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। ओके। क्या बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाना उनकी ईटिंग हैबिट को ख़राब कर सकता है? बिल्कुल, हम कहते हैं कि बच्चे को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए। बच्चों का एक नेचुरल भूख होती है। बहुत बार हम देखते हैं पेरेंट्स कहते हैं नहीं खा ले, पीछे पड़े रहते हैं, ठूंसते रहते हैं। बच्चे को लगता है मुझे खाना नहीं खिला रहे, मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, तो बच्चा खाना अवॉइड करना शुरू कर देता है। राइट राइट राइट। तो उसके नेचुरल भूख को स्टिमुलेट होने दें। अपने घर के मेन्यू कार्ड को बार बार रोटेट करते रहें, एक डिफरेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहें कि बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बना रहे। क्या बच्चे की जो छोटी से छोटी बीमारी पे तुरंत पेरेंट जब पैनिक हो जाते हैं, क्या उनकी सबसे बड़ी गलती है ये?
देखो, इसको हम हाइपर अवेयरनेस फेज़ कहते हैं। ओके। आज की डेट में सोशल मीडिया और उसके थ्रू बहुत हाइपर अवेयर हुए पड़े हैं पेरेंट्स। तो एक छोटी सी चीज़ बड़ी इन्फ्लेट होके सामने आती है। लेकिन ज़्यादातर बीमारियाँ, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चों की ऐसी होती हैं जो सेल्फ क्योरेबल होती हैं, कि उनके लिए अगर आप हल्की फुल्की दवाई या कुछ नहीं भी करते हैं वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। बट पेरेंट्स को कुछ डेंजर साइंस के बारे में पता होने चाहिए, जिनके बारे में हम उनको अवेयर करवाते हैं कि इनमें से अगर ऐसा कोई डेंजर साइन आपको लगता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास चले जाइए। ओके। क्या बच्चों को हमेशा या अधिकतर समय घर के अंदर रखना उनकी इम्यूनिटी और डेवलपमेंट पे असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। आपको पूरे टाइम बच्चे को घर के अंदर नहीं रखना है, आपको उसको सोशली एक्सपोज करना है, लोगों से एक्सपोज करना है, बाहर लेके जाना है, बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज करना है। उसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ दोनों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। क्या बच्चों को देर रात तक जगना उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे कितना असर डाल सकता दोनों के लिए, बच्चों और एडल्ट दोनों के लिए ख़राब असर डालता है। तो जो आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं बोलता हूँ कि भी आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना आपके फिज़िकल मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा रखता है। ओके। क्या पेरेंट्स को बच्चे की हर डिमांड तुरंत पूरी करनी चाहिए? टफ क्वेश्चन है। तो आई थिंक पेरेंट, हर घर का एक अलग नियम, कुछ अलग ट्रेडिशन होते हैं। आई थिंक उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अपने बच्चे की डिमांड्स पूरी करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। आपके घर के ट्रेडिशन, आपके घर के रीति रिवाज बहुत इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, या आप उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे के लिए, उतनी हद तक आप डिमांड ज़रूर पूरी करिए अपने बच्चे की। बट आपको बच्चे को बिगाड़ना भी नहीं है, या उसको हर चीज़ अगर आप पूरी करेंगे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके। क्या फिजिकल एक्टिविटी कम होना बच्चे के लिए फ्यूचर में कुछ गलत सिग्नल दे सकता है? बिल्कुल। आजकल ओबेसिटी के इतने इंसिडेंट्स हमारा बढ़ गया है जी। तो हमारी गाइडलाइन है भी एटलीस्ट एक टीनेज के अंदर मिनिमम 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना ही चाहिए। ओके। पर डे मिनिमम। ओके। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस गुड फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस करके चलेगा। आपको लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके। क्या बच्चों को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ जब कंपेयर करने लगते हैं बच्चे के सामने, तो उसका असर बच्चे की मेंटल हेल्थ पे होता है? देखो, आप कंपेयर करके अगर वो चीज़ अपने दिमाग में रखें और बच्चे के सामने ना बोलें तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर आप उसको उस सोच के अंदर या उस धारा के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो बच्चे की फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों इफेक्ट होते हैं। ओके। अक्सर आजकल क्या होता है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। बार बार बच्चों को जंक फूड देना उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है? मैं सब पेरेंट्स को कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं ये बहुत हाईली ट्रेनेबल बच्चे होते हैं। आप इनको जैसे ट्रेन कर दोगे ये वैसे ट्रेन हो जाएंगे, और सबसे बड़े ट्रेनर आप खुद हो। अगर आप खुद घर में जंक फूड का एक्सेस कम रख रहे हो तो आपका बच्चा कम जंक फूड खाने वाला है या नहीं खाने वाला है। अगर आप उनको पूरा एक्सेस दे रहे हो और आप खुद भी जंक फूड खा रहे हो तो बच्चा उसी तरह से आगे डिमांड्स अपनी रखेगा। जहाँ तक हो सके आप जंक फूड को, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड को, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, बोथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ओके। पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को फोर्सफुली डाइटिंग या वेट कंट्रोल कराने लगे तो वह कितना जायज़ है, कितना नहीं? सो आई थिंक बच्चों के अंदर बहुत वेट कंट्रोल और डाइटिंग बड़े वैसे टर्म्स हैं जी। कि अगर कोई टीनेज का बच्चा, 12-14 साल का बच्चा हमारे पास आएगा जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, 70-80 किलो हो गया है, उसको बाकी बीमारियां होने के चांसेस हो रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उनको डाइट कंट्रोल और इन सब चीज़ों की एडवाइस देंगे। लेकिन एक कोई हेल्दी बच्चा है, उसको अगर आप हेल्दी डाइट ऑफर कर रहे हो तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। तो डाइटिंग का मतलब नहीं कि आपने खाना कम खाना है, डाइटिंग का मतलब ये है कि आपने उसको एक हेल्दी फूड ऑफर करना है।
ओके। बच्चे की अक्सर कुछ बच्चों में जो ग्रोथ स्लो होने लगती है, उसके पीछे का मेन या कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? कॉमन रीजंस कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसके अंदर कॉमनली हम लोग जैसे जो वेजिटेरियंस होते हैं उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी कॉमन होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉमन होती है, विटामिन D की कमी होती है, और कुछ कुछ छुट-पुट चीज़ों की कमी होती है। अगर हम उन कमियों को पूरा कर देते हैं तो बच्चे की एपेटाइट नेचुरली बड़ी अच्छी बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ नेचुरली बड़ी अच्छी होने लग जाती है। तो जहाँ हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ कम है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम देखते हैं, और जिन चीज़ की कमियां हैं उनको पूरी करने से हम उसकी ग्रोथ ठीक कर सकते हैं। ओके सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, खाते नहीं हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, ये बच्चे नहीं, बड़ों के भी उतने ही नखरे होते हैं पेरेंट्स के साथ साथ। जी सो मैंने वही कहा कि बच्चे बड़े ट्रेनेबल बच्चे होते जी। हैं। आप उनको जैसी हैबिट्स डाल दोगे बच्चे वैसी हैबिट डेवलप कर लेंगे। ओके। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाड करके बहुत उसको पैम्पर कर रखा है तो बच्चा हर चीज़ में नखरे करेगा। अगर आप उसको ऑप्शंस कम दोगे, आपको नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसे ही ट्रेनिंग करोगे तो इनके नखरे कम होते हैं, ये बच्चे खा लेते हैं। बहुत बार ऐसे पिकी ईटर्स होते हैं जिनके साथ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स कुछ पड़ी होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चा बड़ा इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, भूख नहीं लगती। आयरन डेफिशिएंसीज का सबसे बड़ा रीज़न है। बच्चा इतना चिड़चिड़ा इरिटेबल रहेगा सारे दिन, और हम जैसे आयरन शुरू करेंगे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बच्चे की एपेटाइट ठीक हो जाती है, माँ बाप खुश रहते हैं, बच्चा खुश रहता है, बच्चे का ब्रेन बड़ा फास्ट हो जाता है, हर चीज़ में वो ठीक हो जाता है। तो आपको अंडरलाइंग रीज़न देखना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, रादर देन उसकी उस चीज़ को ब्लेम करना है। राइट। रीज़न फाइंड आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो सर लास्ट में एक सवाल मेरा कि ऐसे कुछ पेरेंट्स भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने बच्चों की, अगर उनको डॉक्टर अंकुर से कंसल्ट करना है मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं डॉक्टर अंकुर से? सो मैं मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा के अंदर जी आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। मेरा एक क्लिनिक भी है जो सेक्टर 76 में है। मैं वहाँ पे भी इवनिंग में अवेलेबल रहता हूँ। एंड आई एम देयर ऑन द ऑनलाइन। आप चाहें तो गूगल करके मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं फॉर माई अपॉइंटमेंट्स। तो 76 में जो आपका क्लिनिक है वो किस नाम से है सर? क्योरा चाइल्ड क्लिनिक के नाम से। क्योरा चाइल्ड क्लिनिक के नाम से है। अगर मेरी कोई सर्विसेज किसी को चाहिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।